हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज हमारा जो विषय है वो है हमारा इतिहास। समाज विज्ञान में आता है और कक्षा 8। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में हम देखेंगे हमारा इतिहास और कक्षा 8। और विषय अध्यापक यानी मैं रविंद्र कुमार भारतीय। पाठ हमारा रहेगा आज 5 और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, कारण और परिणाम। ये हमारे पाठ का नाम है, पाठ 5। ठीक है, ये बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पुस्तकों के पाठ 5 से है। ठीक है, कक्षा 8 है हमारी। तो चलिए आज इस जो पाठ 5 है इसमें देखेंगे हम महत्वपूर्ण पर्सन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन जो भी इससे बनेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भी देख लेते हैं इसमें। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, ये हमारे टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे टॉपिक का नाम है आज के। ठीक है, इस टॉपिक पर हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम 1857 विद्रोह के क्या कारण थे। क्योंकि किसी भी कारण के बाद ही कोई भी कार्य होगा तो उसका कारण जरूर होगा। ठीक है, जैसे रात क्यों होती है तो उसका कारण है। ठीक है, हम विद्यालय क्यों जाते हैं, कारण है। क्यों खाना खाते हैं, हर एक का कारण है। हर एक बात का, हर एक कार्य का कारण है। ठीक है, तो इसका क्या कारण था कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में। ठीक है, विद्रोह हुआ। तो उसके कारणों पर आज प्रकाश डालेंगे हम और इसमें इसकी थोड़ी भूमिका देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। 1857 के विद्रोह में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक कारणों के बाद भी यदि सैनिक असंतोष नहीं हुआ होता, ठीक है, तो इस विद्रोह का स्वरूप इतना व्यापक और गौरवपूर्ण नहीं होता। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि मतलब और कारण तो है ही, तो क्या क्या कारण है, जैसे मुख्य बता दिया। राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है। ठीक है, लेकिन यदि सैनिक असंतोष जो एक महत्वपूर्ण कारण है, यदि वो नहीं होता तो ये जो संग्राम है, ये जो विद्रोह है, ये इतना बड़ा रूप नहीं लेता और गौरवपूर्ण भी नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए सैनिक असंतोष को महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक है, इसीलिए महत्वपूर्ण कारण माना जाता है क्योंकि इसी की वजह से क्या हुआ, ये विद्रोह इतना बड़ा, व्यापक, बड़ा हुआ और गौरवपूर्ण भी हुआ। ठीक है, ब्रिटिश सेवा में विशेषकर बंगाल में लगभग 60% सैनिक अवध और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांतों से आते थे। ठीक है, अब जब बंगाल में 60% सैनिक थे, उसमें मतलब अवध और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितने आते थे, मतलब अधिकतर आते थे। ठीक है, 60% सैनिक। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर। इस प्रकार ही अब आगे देखेंगे, इस प्रकार 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले यहाँ पर क्रम में सैनिक विद्रोह के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी कारण हैं। आइए देखते हैं इन कारणों का संक्षेप रूप में विवरण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो सैनिक विद्रोह के साथ साथ क्या था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी कारण हैं। तो चलिए अब हम नंबरवार से इन महत्वपूर्ण कारणों को देखेंगे। यदि आपसे कहे कि 2 महत्वपूर्ण कारण बताए या 4 महत्वपूर्ण कारण बताए, तो यदि मोटा मोटी बात करें तो ऐसे बताना है: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण या तत्कालिक कारण। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। सामाजिक कारण, तो यदि कोई पूछे कि राजनीतिक कारण या प्रशासनिक कारण तब उसमें अंदर बताना है आपको कि लाडबेले जिले की सहायक संधि उत्तरदायी थी। ठीक है, लार्ड डलहौजी की व्यापक नीति या राज्य हड़प नीति उत्तरदायी थी। ठीक है, तो इस तरीके से बताना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके जो कारण हैं उन पर प्रकाश डालेंगे, मतलब उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो अब महत्वपूर्ण जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर।
चलिए, तो ये हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, तो जो निम्नलिखित कारण है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, ये मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक कारण। ठीक है, तो राजनीतिक कारण में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी। लॉर्ड वेलेजली क्या था, तो दोस्तों लॉर्ड वेलेजली गवर्नर था और लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, राज्यों को मिलाया। ठीक है, जैसे उसने सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया ने यह संधि स्वीकार की। ठीक है, तो वो इस तरीके से इनको आपस में मिला लेता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, सहायक संधि। सहायक मैंने सपोर्ट देने वाली। ठीक है, तो भारतीय जो रियासत थी उनको ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाती थी इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट इसका। अगला पॉइंट है पॉइंट 2, लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति या विलय नीति। ठीक है, इसे राज्य हड़प नीति भी कहते थी। और राज्य हड़प नीति क्या थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब डलहौजी के समय मतलब विलय नीति के माध्यम से क्या करता था वो, डलहौजी ने नैतिक और राजनीतिक आचार सभी सीमाओं को ध्वस्त करते हुए बड़ी अनुचित तरीके से, ठीक है, देशी राज्यों का विलय किया। ठीक है, अब उसने क्या किया, एक उसने चला कि गोद लेने की प्रथा क्या है, उस पर रोक लगा दी। ठीक है, अब गोद लेने की प्रथा क्या, अब किसी पर बच्चे नहीं हो रहे किसी रियासत पर। ठीक है, तो उनके आगे क्या होगा, वंश खत्म हो जाएगा। तो जब उन पे आगे वंश नहीं होगा तो जो उस रियासत के अभी मालिक हैं, तो वह रियासत किस पर चली जाएगी, डलहौजी अंग्रेजों पर चली जाएगी। तो उसने इसीलिए गोद लेने की प्रथा बने कर दी। अब किसी पे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या करेगा, गोद ही तो लेगा कि किसी बच्चे को गोद लेकर हमारी ये जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, ठीक है, या जो हमने जो साम्राज्य है इसको चलाने के लिए जब हमारे पास कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई है तो हम दूसरे को गोद ले लेंगे बच्चे को। तो इस पर डलहौजी ने क्या कर दिया, रोक लगा दी। ठीक है, गोद लेने की प्रथा रोक दी। ठीक है, और इस तरीके से उसने सतारा, जेतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर का भी लेकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये इसकी लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति या विलय नीति या राज्य हड़प नीति भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या था, अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज्य पंचायतों को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे राजनीतिक असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया अंग्रेजों ने, अब उसने जो ग्राम स्वराज्य था, ठीक है, को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, उससे लोगों में असंतोष फैल गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस वजह से फिर क्या हुआ, राजनीतिक कारण से लोगों में संग्राम की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे कारण पर। ठीक है, ये पहले राजनीतिक कारण था और पहले राजनीतिक कारण में हमने 3 पॉइंट देखे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, फिर हमने लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति, ठीक है, और तीसरा ग्राम स्वराज्यों का समापन या समाप्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा प्रशासनिक कारण। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम। प्रशासनिक कारण में नंबर 1 देखेंगे भारतीयों के साथ भेदभाव करना, और दूसरा क्या था, भारतीयों का उच्च पदों पर न होना। ठीक है, तो ये 2 कारण हैं। अब देखिए क्या हुआ इसमें, जमींदारी जब्त होने से उच्च वर्ग में असंतोष था। ठीक है, इसके साथ ही प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव किया, कोई भी भारतीय सूबेदार उच्च पद पर नहीं गया या नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, जिससे भारत में यह धारणा बन गई कि उन्हें लक्कड़हारे अथवा कहार जैसे महत्वहीन पदों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉर्नवालिस ने भारतीय कुछ पदों से वंचित करके उनके प्रति क्या कर दिया, अविश्वास की मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उनको ऊंचे पद पर जाने नहीं दिया। ठीक है, और जब ऊंचे पद पर नहीं जाएगा तो वे छोटे पद पर रहेंगे, जो बड़े पद पर हैं वो अंग्रेज हैं, तो वे क्या करेंगे, उनका भी शोषण नहीं करेंगे। ठीक है, और जब शोषण करेंगे तो भेदभाव भी होगा।
तो इस तरीके से भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया, ठीक है। और भारत को जो भारत के भारतीयों के उच्च पदों पर भी नहीं पहुंच पाए, ठीक है। और पुस्तक भी लिखी गई हैं कई सारी इन चीज़ों पर, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे तीसरा कारण। तीसरा कारण है इसमें बच्चों आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है। अब हम देखें आर्थिक कारण में भी 3 पॉइंट देख रहे हैं, सामने लिखे हैं। पहला है भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है बच्चों। तो भू राजस्व व्यवस्था में क्या किया, देखिए अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण तो किया ही है और उन्होंने बहुत सारी नीति लेकर आए, ठीक है। नीति मतलब नियम लेकर आए, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, ज़मीन से संबंधित, ठीक है। तो उन्होंने एक नीति लेकर आए जो जिसे बोलते हैं भू राजस्व व्यवस्था। तो उसमें क्या किया, नवीन सुधारों ने किसानों की स्थिति क्या कर दी, दयनीय बना दी, ठीक है। दयनीय मतलब बहुत ही जिसे कह देते हैं ना दैन कि दयनीय स्थिति हो रही है, मतलब बेसहारा, जिसके बस का कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो भारतीय क्या कर दिए, उद्योगों को नष्ट किया, ठीक है। दूसरा हमारा है, अब देखिए जो ये भू राजस्व व्यवस्था है हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। कि हाँ बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इस तरीके से यदि इसके बारे में बताऊंगा डिटेल से मैं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था है। दूसरा है पारंपरिक उद्योगों को नष्ट करना, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने जो भारत के पारंपरिक उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया, और जो दस्तकार और हस्तशिल्पकारों की बड़ी संख्या क्या हो गई, मजदूर बन गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि उद्योग ख़त्म हो गए। अब जब उद्योग ख़त्म होंगे तो क्या होंगे, जो लोग हाथों से, ठीक है, अपने कुछ भी बना रहे थे, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो ख़त्म हो गया, तो अब में मजदूर बन गए, ठीक है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तीसरा है हमारा सूती वस्त्र उद्योग को नष्ट करना, ठीक है। अब सूती से जितने भी सामान बनते हैं जैसे सूती कपड़ा, तो उसको ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया। और ढाका को मैनचेस्टर कहा जाता था भारत का, ठीक है, वो क्या बन गया, जंगल। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए नंबर 4 है, 3 हमने देख लिए, नंबर 4 है भारतीय बाजार पर अंग्रेजों का नियंत्रण, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, भारतीय बाजार अब किसके नियंत्रण में हो गए, अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद लघु उद्योग और घरेलू उद्योगों की समाप्ति भी कर दी। लघु उद्योग और घरेलू उद्योगों की नंबर 5 हैं, इनकी भी समाप्ति कर दी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने जो माल तैयार होता था, भारत की मंडियाँ पटी थी, ठीक है, और मशीन द्वारा निर्मित वस्तुएं सस्ती और अच्छी होती थी। तो इस कारण भारत के जो लघु और घरेलू उद्योग थे वे समाप्त कर दिए, ठीक है। अब कैसे समाप्त कर दिए, हमने क्लास में बताया था आपको। अब ऐसे किया कि यहाँ से कच्चा माल ले गए और अपने वहाँ तैयार किया मशीनों द्वारा, ठीक है। तो उसमें कम लागत आई और समय भी बचा और पैसे भी बचे, और उसमें मजदूरों की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया, कम रेट पर यहाँ से सामान लिया या ख़रीदा या कब्जा कर लिया, जिस तरीके से भी अपने वहाँ से वो बेचा दूसरे देशों में, ठीक है। तो इस तरीके से लघु उद्योग और घरेलू उद्योग की समाप्ति की। अगला पॉइंट है तटकर नीति, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने एक कर और बढ़ा दिया, ठीक है, जिसका नाम है तटकर नीति, ठीक है। और दूसरा आंतरिक चुंगी व्यवस्था, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ने अपने हित में बनाई, ठीक है, जिससे भारत पर क्या हो गया, और बोझ पड़ गया, ठीक है। और भारतीय मलमल और सूती कपड़े पर इंग्लैंड में 27% मलमल का और 71% सूती कपड़े का शुल्क लिया जाता था, और रेशमी कपड़े पर 90% लिया। और भारत में आने वाले इंग्लैंड के निर्मित वस्त्रों पर केवल 3.5% और ऊनी कपड़ों पर 2%, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीय वस्त्रों की विश्व मंडी में पहुंचने को रोका गया, भारत में ही भारतीय बाजारों को बंद करना पड़ा, ठीक है। और एक पॉइंट हो रहा है कृषि की वाणिज्यकरण के कारण कंपनी शासनकाल में भयंकर अकाल पड़े, ठीक है, ये भी ध्यान रखना उद्योग के नष्ट होने पर। तो ये हमारे 6 पॉइंट थे आर्थिक कारण में, ठीक है। चलिए अब अगले कारण को देखेंगे। अगला कारण है हमारा सामाजिक कारण।
सामाजिककरण में सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा सामाजिककरण सबसे पहले रंग भेद की नीति, ठीक है। तो सामाजिककरण में सबसे पहले कौन सी नीति है? रंग भेद की नीति, ठीक है। अब देखिए, विजेता होने के कारण विजित लोगों के प्रति अंग्रेजों की नीतियाँ रंग भेद की भावना से प्रेरित थी। वे भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे और हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान समझते थे, ठीक है। और उन्होंने भारतीयों को क्या कहा? काले, ठीक है। भारत को काले की संज्ञा भी दी और भारतीय इसीलिए क्या कहते थे उनको? गोरे, ठीक है। चलिए अगला क्या है? सती प्रथा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? सती प्रथा को रोक दिया, ठीक है। सती प्रथा उन्होंने कई प्रथा है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, नरबलि का दमन, दास प्रथा, ठीक है। और इस तरीके से कुछ अधिनियम भी बनाए। तो इनका अंग्रेजों ने क्या किया? समर्थन किया। लेकिन जो भारत के कट्टरपंथी पंडित और मौलवी इन सुधारों का विरोध करते हुए अपने आत्मसम्मान पर हमला समझ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जनमानस में इसके खिलाफ विरोध की हवा दी और भारतीय धर्म से जोड़कर देखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर जैसे बाल विवाह, नर बलि का दमन और दास प्रथा, ठीक है, इनकी और एक हो रहा है कन्यावध आदि सभी पर रोक लगाई। तो ये भारतीय जो कट्टरपंथी हिंदू या मुस्लिम थे वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों को हवा दी, ठीक है। मतलब कि समझाए कि ये आपके जो धर्म की प्रथाएं हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, या हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें धार्मिक कारण उत्पन्न हुए और स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। तो हमने देखा है सामाजिककरण में क्या क्या कारण रहे। सामाजिककरण में हमने देख लिए हैं रंग भेद की नीति, सती प्रथा, बाल विवाह, नरबलि का दमन, दास प्रथा, कन्यावध मतलब महिलाओं की हत्या, या जब लड़की होती है तो लिंग भ्रूण की हत्या, या लिंग भ्रूण, महिला लिंग भ्रूण, ठीक है, या कन्या लिंग भ्रूण, तो महिला की हत्या कर दी आदि सभी पर रोक लगाई और अधिनियम भी बनाए, ठीक है। और इससे क्या हुआ? जैसे अंतर्जातीय विवाह को भी अंग्रेजों ने समर्थन किया। तो ये सब हिंदू जो कट्टरपंथी और मुसलमानपंथी थे, अभी बताए भी हमने पहले भी, ये इनके खिलाफ लगे, ठीक है। तो ये सामाजिक कारण थे। अब इसी में ही सामाजिक और धार्मिक दोनों मिक्स है, लेकिन हम धार्मिक भी अलग से देखेंगे। चलिए इसके बाद धार्मिक कारण ही देखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। अगला है धार्मिक कारण नंबर 5, ठीक है। ईसाइयों मशीनरियों द्वारा धर्म के विरुद्ध प्रचार करना, ठीक है। तो ईसाई मशीनरियों ने क्या किया? हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के विरुद्ध क्या किया? प्रचार किया, ठीक है। दूसरा क्या है? ईसाई मशीनरियों को, ठीक है, ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की अनुमति, ठीक है, इनको अनुमति मिली। इसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा, धर्म परिवर्तन के लिए स्कूलों में बाइबल की शिक्षा, ठीक है। तो धर्म परिवर्तन के लिए स्कूलों में बाइबल की शिक्षा दी जाने लगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी ये समझना होगा, ठीक है। और ईसाई धर्म ने क्या किया? अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, और सरकार का भी संरक्षण प्राप्त था यहाँ, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। अकाल के समय अनाथों को ईसाई बनाया गया, ठीक है। अब देखिए, जब भारत में अकाल पड़ गया तो उनको क्या किया गया? उनको ईसाई धर्म में सम्मिलित किया गया, उनको ईसाई बनाया गया, ठीक है। उनको अब लोग सोच रहे थे कि हमारी मदद कर रहे हैं, और इसी मदद के बहाने 1837 में जब अकाल पड़ा तो मिशनरियों ने अधिक संख्या में अनाथों को ईसाई बनाया, ठीक है। और में क्योंकि जब अकाल पड़ जाता है किसी को खाना भी खिला देते हैं, तो वो खाना खिलाएंगे तो अब उसे तो खाना चाहिए, तो खाना जब खाएगा तो उसको लेकर कहाँ जाएंगे में, तो उसको खाना खिला कर अपने धर्म में शामिल कर लेंगे इस तरह, ठीक है। उसको बताएंगे कि तुझे ईसाई धर्म लेना होगा तो आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी, खाने पीने की सब भी, ठीक है, इस तरीके से। अगला है ईसाई धार्मिक साहित्य के लिए प्रिंटिंग प्रेस लगाई, ठीक है। अब देखिए क्या किया पॉइंट 5 में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ईसाई धर्म ने ईसाई धार्मिक साहित्य के लिए प्रिंटिंग प्रेस लगाई, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस लगाई, मुद्रणालय, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं? इससे प्रचार प्रसार के लिए, किताबों के लिए, ठीक है, इससे और ज़्यादा फ़ायदा हो गया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी किताबें छापी, लेप छापे, अखबार छापे, जिससे
ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मंदिर मस्जिदों की जायदादों पर कर लगा दिया। ठीक है। अब देखिए जितने भी मंदिर थे, मस्जिद थे, उन पर क्या लगा दिया? कर लगा दिया। ठीक है। और क्या कर दिया? 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम और लेक्स लॉकी कानून पारित किया। ठीक है। और इसका उद्देश्य हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना था। ठीक है। अब देखिए क्या था, अब तक तो धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति अपने प्रेतक संपत्ति से वंचित हो जाता था। ठीक है, धर्म परिवर्तन करने से, यदि धर्म परिवर्तन करता, लेकिन अब अज्जा ईसाई धर्म अपनाता तो प्रेतक संपत्ति से वो वंचित नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा दिमाग लड़ाया इन्होंने। चलिए अगले इस पे देखेंगे, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसे लेक्स लॉकी कानून भी कहते हैं। ठीक है। और अभी हमने बताया भी कि ये क्या था, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी संपत्ति खत्म। लेकिन अंग्रेजों ने ये किया, लेक्स लॉकी कानून लाकर या धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित कर कि यदि कोई ईसाई धर्म लेता है तो उसकी संपत्ति, पैतृक जो संपत्ति है माता पिता की या बाबा की, पूर्वजों की, वो संपत्ति उस पर ही रहेगी। ठीक है, यदि वो ईसाई धर्म लेता है। यदि किसी दूसरे धर्म में जाता है तो वो उसकी संपत्ति नहीं रहेगी। ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। अगला है सैनिककरण। ठीक है, ये नंबर 6 सैनिककरण, सेना के अनुशासन को नहीं मानना। ठीक है। अब सेना के जो अनुशासन थे उनको भारतीय नहीं मान रहे थे। ठीक है। अच्छा, भारतीयों को सेना में कोई उच्च पद नहीं दिया गया। ठीक है। अब भारत को जो सेना थी उसमें क्या हुआ, भारत की सेना में कोई भी बड़ा पद पर भारतीय नहीं था। ठीक है। अच्छा, तीसरा कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण की नीति। ठीक है, कौन सी? आंग्लीकरण की नीति है, जिसके कारण सेना में भारतीय सेना की पदवृद्धि नहीं होगी। ठीक है। अब पदवृद्धि नहीं होगी आंग्लीकरण की नीति के द्वारा। ठीक है, तो इसमें भी असंतोष होना पड़ा। इसके बाद देखिए अगला, कम वेतन 7 रुपये महीना। ठीक है, कितना वेतन था? नंबर 4 कम वेतन था, 7 रुपये महीना वेतन था। ठीक है। अब देखिए जब वेतन वृद्धि नहीं होगी तो उनके वेतन और भत्ते बहुत कम थे और उन्हें 7 रुपये महीना वेतन मिलता था, और इसके साथ खाने की व्यवस्था भी घटिया थी। ठीक है। तो अगला देखिए, खाने की घटिया व्यवस्था। ठीक है। अब खाने की व्यवस्था कैसे? जैसे दाल बना दी, जैसे कह देते हैं ना स्कूलों में, के पानी दे दिया, जबकि सही मिलता है खाना, फिर भी वो कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, जब बच्चे कभी कभी क्या होता है अधिक आ जाते हैं, और ऐसा हो जाता है कि क्योंकि कभी भी सब्जी ऐसी भी हो जाती है, करड़ी बन जाती है, तो उसमें दोबारा पानी भी डालना पड़ता है फिर। ठीक है। तो वहाँ पर कैसे देते थे, यदि दाल दे दी पानी, आलू दे दिए पानी, रोटी बेकार। ठीक है, तो खाने की घटिया व्यवस्था थी। ठीक है। और सैनिक अधिकारियों का दुर्व्यवहार, जो सैनिक अधिकारी थे उनका व्यवहार बेकार था। ठीक है। भारतीय सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ अधिकारियों का बहुत ही बेकार क्या था? व्यवहार था। ठीक है। अंग्रेजी अधिकारियों का व्यवहार भी सहन करना पड़ता था, जो बेकार था समय समय पर। ठीक है। और भारतीय सैनिकों के लिए असहन हो गया। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय सेना का अनुपात 1:5 था। ठीक है। अब देखिए भारतीय सेना का अनुपात कितना, इसके बीच 5:1 का अनुपात था। ठीक है। अब देखिए ये उल्टा है, 5:1। ठीक है। अब भारतीय 5 थे और 1 अंग्रेज। ठीक है। फिर भी भारतीय सैनिकों का महत्व यूरोपीय सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम था। ठीक है। अब भारत के 5 सैनिक और 1 अंग्रेज का। ठीक है, 6 में से 5, तो 5:1। लेकिन फिर भी भारत वालों को कोई महत्व नहीं दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अवध का विलय। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार क्या हुआ, असमान वेतन और भेदभाव की नीति, तो दूसरी ओर अवध का क्या हुआ? विलय, जिससे बंगाल के सैनिकों में बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया। ठीक है। और बंगाल के सैनिक अवध की समस्त जो असैनिक जनता की भावनाओं को प्रकट करते थे। उन्होंने अनुभव किया कि जो शक्ति कंपनी ने उनकी सेना और बलिदान द्वारा प्राप्त की है, आज उन्हीं के राजा को समाप्त करने में प्रयोग की जा रही है। ठीक है। अगला देखिए, कैनिंग का सामान्य सेना भर्ती अधिनियम।
ठीक है, 9वां। अब देखिए 1856 में, ठीक है, कैनिंग ने कौन सा नियम लाया? यह अधिनियम सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या था, इसमें बंगाल के भावी सैनिकों के लिए यह आवश्यक कर दिया कि जहाँ कहीं भी सरकार की आवश्यकता होगी उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब सरकार जहाँ कहेगी उनको वहाँ जाना पड़ेगा। जैसे बंगाल में भर्ती हुआ, लेकिन उनको कह दिया कि असम में जाए तो असम में जाना पड़ेगा, कश्मीर में कह दिया तो कश्मीर में जाना पड़ेगा, है। तो इसी नियम द्वारा सैनिकों को समुद्र पार भी भेजा जाएगा, और जो उस समय हिंदू धर्म के अनुकूल नहीं था, ठीक है। तो अब सैनिक युद्ध में जाने से मना कर सकते थे, और इन सब कारणों से सैनिक के मन में विद्रोह की भावना भी भर गई, ठीक है। तो ये सैनिक कारण थे, और इस तरह से इनमें ये भावनाएं उत्पन्न हुई, ठीक है। और 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ, परंतु इस विस्फोट से पूर्व ही सेना में कई विद्रोह हो चुके थे, जिसमें सबसे पहला उदाहरण 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के विरुद्ध लड़ते हुए मुनरो की सेना ने एक बटालियन नवाब की सेना में मिल गई थी, ठीक है। और इस मुकदमा चलाकर 24 सिपाहियों की गोली से उड़ा दिया गया, ठीक है। तो ये प्रथम धार्मिक विद्रोह सेना में 1806 ईस्वी में वेल्लोर में माथे तिलक लगाने और दाढ़ी रखने में पगड़ी रखने को लेकर हुआ था, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे युद्ध हुए हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि सूअर के चमड़े से बनाया गया है, गाय के चमड़े से बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से मतलब कारतूस। तो ये थे सैनिक कारण। अब हम चलते हैं अगले कारण पर। अगला हमारा कारण है तत्कालिक कारण, ठीक है। अब 7वां है, अंतिम है, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण होता है जिस कारण की वजह से वो युद्ध हुआ हो, ठीक है, जो उस समय हुआ। मानने की बात है कि कोई बच्चा है, ठीक है, और वो बार बार गलती कर रहा है, लेकिन टीचर उसको मार नहीं रहा है, लेकिन उसने तुरंत कोई गलती की, पहले तो कर ही रहा था और डेली और बार बार, तो उसने तुरंत कोई गलती की और उसको पीट दिया गया, ठीक है। तो वो बोलते हैं जो उसने गलती की और उसको तुरंत मार दिया उस पर, उसे बोलते हैं तत्कालिक, ठीक है। और जो पिछली हैं वो तो कारण ही थे सारे जो बता दिए। तो तत्कालिक कारण में क्या हुआ, 1856 ईस्वी में सरकार ने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन राइफल इनफील्ड का प्रयोग करने का निश्चय किया, ठीक है। कौन सी? ब्राउन बेस की जगह नवीन राइफल इनफील्ड, ठीक है, ये राइफल का नाम है, ठीक है। तो इस राइफल का कारतूस बुलीच आर्सेनल कारखाने में निर्मित होता था, ठीक है। और कारतूसों का प्रयोग से पहले उनके ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था, और इसका आरंभ प्रयोग डमडम, अम्बाला या सियालकोट में किया जाना था। तो जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिक आग बबूला हो गए। और कंपनी के राजनीतिक गुप्त सचिव के वी.ए. स्मिथ ने स्वीकार किया कि वुलीच शस्त्रागार में गाय और बैलों की चर्बी प्रयुक्त की जाती थी। सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने कहना आरंभ किया कि कंपनी औरंगजेब की भूमिका में है। किसकी भूमिका में? औरंगजेब की, ठीक है। तो कंपनी औरंगजेब की भूमिका में है, और सैनिकों को शिवाजी बनना ही होगा, ठीक है। तो तत्कालिक कारण में तो ये ब्राउन बेस की जगह इन राइफल लेकर आए। और दूसरा कारण भी देखेंगे। दूसरा कारण हमने बताया चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, ठीक है। और स्वीकार भी किया कि गाय और बैलों की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे इतने कारण थे, ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई, यह विद्रोह हुआ, ये उसके महत्वपूर्ण कारण थे, हमने देखे आज। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आप इसे कंठस्थ कर ले, ये महत्वपूर्ण टॉपिक और पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जो ये विद्रोह हुआ ये असफल क्यों रहा, इसके क्या कारण रहे थे, ठीक है। आज तो हमने देखा कि विद्रोह के कारण क्या थे, आगे हम देखेंगे कि विद्रोह असफल क्यों हुआ, ठीक है, सफल क्यों नहीं हुआ, इसके क्या कारण रहे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपसे उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा, और मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया भी होगा। तो यदि कोई भी सवाल या गुंजाइश है आपको तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में
और अगली क्लास में मैंने बताया भी कि विद्रोह असफल होने के कारण पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।